जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अविनाश शुक्ला करंट अफेयर्स की इस कड़ी में पुनः आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। और हम आज कोशिश करेंगे कि संपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आगामी हमारी प्रारंभिक परीक्षा 23 जून को प्रस्तावित है, उससे पहले हम लोग 2-3 बार रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में हम लोग यहाँ तक लास्ट टाइम कर लिए थे। हाँ, लास्ट टाइम हमने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग एन के विशेषज्ञ सहायक जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बनाया गया था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग डेटा, ये जो फैक्ट्स हैं, आप बिल्कुल इस पर 100% श्योर रहिए, क्योंकि ये जो फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, गवर्नमेंट की एथराइज्ड वेबसाइट से लिया गया डेटा है। 1% की त्रुटि होने की संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं स्वयं भी एस्पिरेंट्स हूँ और एक क्वेश्चंस की वैल्यू को समझता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश जो है राज्य स्तर पर गठित पीएम गति शक्ति इकाइयों एवं विभाग एन के माध्यम से जिलों के लिए इस कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाएगा। वही डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए जो वेबसाइट बनेगी उसके बारे में बात हो रही है। जबलपुर में बनेगा देश का पहला जियो पार्क। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि जबलपुर में देश का पहला जियो पार्क बनेगा। जियो पार्क में प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर निर्माण किया जाए। लमेटा घाट, भेड़ा घाट, जबलपुर में जियो पार्क की स्थापना एवं उसकी परियोजना के संबंध में मंत्रालय में बैठक हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जबलपुर में बनने वाला देश का पहला जियो पार्क जियोलॉजिकल संरचनाओं के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास के अध्ययन, पर्यटन और संस्कृति के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि भेड़ा घाट, लमेटा घाट जियोलॉजिकल गतिविधियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ठीक है, तो ये खबर आपको याद रखनी है कि जबलपुर में जो है देश का पहला जियो पार्क बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मास्टर अवनीश तिवारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया है। इंदौर के 9 वर्षीय मास्टर अवनीश को सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपसे क्षेत्र पूछा जा सकता है या फिर सीधे फैक्ट में नाम पूछा जा सकता है, या फिर किस जिले से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मास्टर अवनीश जो है डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एक विशेष बालक हैं। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग किया है। इंदौर के हैं ये। ठीक है, ये कौन से रोग से या कौन से डिसीज़ से संक्रमित हैं? डाउन सिंड्रोम से ये प्रभावित हैं। 7 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक इन्हें सफल ट्रैकिंग किया है। वर्ष 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले वह सबसे कम उम्र के बालक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है। इनका नाम क्या है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इनका नाम है मास्टर अवनीश तिवारी। ये 7 वर्ष के हैं और इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग किया है और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित हैं। और इसके साथ ही ये 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। समारोह में वीरता, कला और संस्कृति, नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 18 अन्य बच्चों को सम्मानित किया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? तो 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को सम्मानित किया जाता है। कितने लोगों को दिया गया है? 18 और अन्य बच्चों को, मतलब 19 लोगों को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किए हैं। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। बहादुरी, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी 7 श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कितनी श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है? 7 श्रेणियों में दिया जाता है। बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल, ये 7 श्रेणी हैं। इनके लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार भोपाल में स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान के रजत जयंती ऑडिटोरियम में 23 जनवरी मंगलवार को प्रातः 10 बजे भारतीय आयुर्वेदीय भेषज संहिता की समृद्धि के लिए वनस्पतिक प्रजातियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं प्रलेखीकरण विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अपनी संस्था है, इसकी रजत जयंती समारोह अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन को या इस न्यूज़ को मैंने शामिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मध्य प्रदेश की झांकी दर्शाई जाएगी और समृद्धि और महिला सशक्तिकरण के संबंध में झांकी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है। इस विकास का जो मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी पर केंद्रित मध्य प्रदेश की झांकी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 24 में जो है दिखाई गई थी। झांकी के अग्रभाग में भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, देखिए कितनी महत्वपूर्ण खबर है कि जो झांकी था उसके आगे भाग में आपको पहली हमारी महिला जो फाइटर थी रीवा जिले से संबंधित थी, उनका नाम अवनी चतुर्वेदी था। मिग 22 लड़ाकू विमान के साथ दिखाई गई हैं। ठीक है, मिग 22 लड़ाकू विमान के साथ दिखाई गई। अग्रभाग के निचले हिस्से में गौण चित्रकारी भी प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो ये जनजाति कला का भी हो गया और हमारे महिला सशक्तिकरण का भी हो गया। दो चीज़ यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए झांकी हमारे गणतंत्र दिवस के दिल्ली में जो है दिल्ली में जो अभी हाल ही में हुआ है गणतंत्र दिवस परेड समारोह में जो शामिल हुए थे, उनमें हमारी पहली महिला फाइटर पायलट रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी हैं। और उनके साथ में कौन सी पेंटिंग दर्शाई गई थी? तो गौण चित्रकारी दर्शाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, चंदेरी के बादल महल गेट की पृष्ठभूमि में बुनकर महिलाएं चंदेरी महेश्वरी और बाघ प्रिंट साड़ियों का विक्रय के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य भाग के निचले हिस्से में पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती दुर्गाबाई की गौण भित्ति चित्रकारी। पीएससी इससे क्वेश्चन पूछ भी चुका था कि जो दुर्गाबाई हैं कौन सी भित्ति चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं, गौण, बैगा आदि अन्य जो भी ऑप्शन थे। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस कमजोरी हम लोगों की ये रहती है कि हम लोग कहीं और भटकते हैं। जो अर्जुन की तरह जो निशाना लगाना होता है वो हम लोग लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब इस बार चूकेंगे नहीं। चंदेरी हमारे यहाँ पर इसमें चंदेरी के बादल महल गेट की पृष्ठभूमि में जो बुनकर महिलाएं चंदेरी महेश्वरी बाघ प्रिंट साड़ियों का विक्रय के लिए कर रही थी। मध्य भाग में क्या दिखाया गया था झांकी में? मध्य भाग के निचले हिस्से में जो पद्म से सम्मानित श्रीमती दुर्गाबाई की गौण भित्ति चित्रकारी के साथ में स्टोन कार्विंग करते हुए महिला कलाकार दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। झांकी के पृष्ठ भाग में मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया बहुत ही चर्चा में रही, इनके बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो झांकी के पृष्ठभाग में मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे बांस टोकनियों में रखे विभिन्न प्रकार के श्री अन्न के साथ डिंडौरी जिले की सुश्री लहरीबाई। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी 2023 का जो अपना वर्ष डिक्लेयर किया था, मोटे अनाज का वर्ष डिक्लेयर किया हुआ था, हमारी डिंडौरी से मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हें मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लहरीबाई। ठीक है, तो ये भी हमारी झांकी का ही एक भाग था, वहाँ भी दिखाया गया है। झांकी के साथ विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा प्यारा मध्य प्रदेश की धुन पर महिला कलाकारों का समूह मालवा अंचल का मटकी लोक नृत्य। अब बताइए, इसमें सब कुछ शामिल है, आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर चीज़ शामिल है, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। तो झांकी के साथ में विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा प्यारा मध्य प्रदेश की धुन पर महिला कलाकारों का समूह जो है मालवा अंचल की किस लोक नृत्य का करता दर्शाया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लोक नृत्य झांकी में दर्शाया गया, तो आपको देखना है। हमारा राजकीय नृत्य भी है, वैसे ये मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, तो मालवा अंचल का मटकी लोक नृत्य करता दर्शाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल
ERCP लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये भी है, चर्चा का विषय बना हुआ है और ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। पार्वती, काली सिंध, चंबल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षर हुआ है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर, कौन कौन से, अपने उत्तर के मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। और औद्योगिक बेल्ट वाले जिलों जैसे कि इंदौर, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, राजगढ़ के औद्योगिकरण को और भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर का सिंचाई होगी। 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता जो है इसका बढ़ेगा। 5 वर्ष से कम समय में फलीभूत होगा, जिसकी वर्तमान लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपए रहेगी। इस परियोजना की लागत से भी प्रश्न बन सकता है कि चंबल पार्वती काली सिंध परियोजना कितने हज़ार करोड़ रुपए में बनकर पूर्ण होगा। लगभग 75,000 करोड़ रुपए लगेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। 13 तो हमारा मालवांचल से ही हो गया और बाकी राजस्थान के होंगे। परियोजना से लगभग 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही बांधों और बड़े तालाबों में पानी का संचय होगा। ठीक है, 5.60 लाख हेक्टेयर, 5,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी बढ़ेगी। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से एकीकृत कर इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देते हुए अत्यंत कम समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के बीच सहमति बनी है, जिसके लिए दोनों सरकार बधाई के पात्र हैं। यह परियोजना संघीय संघवाद के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे नीति आयोग है, वैसे ही एक और उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। केंद्र और राज्य के बीच में समझौता हुआ है। तो यह परियोजना जो है संघीय संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट फरवरी 4 में तैयार की गई थी। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट 4 में तैयार की गई थी, पर सरकारों के आपसी जो भी सामंजस्य न बैठ पाने के कारण यह परियोजना क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, जो कि 2004 में इसकी नींव रखी गई थी, अब जाकर के पूर्ण हो रही है। वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार के द्वारा RCP का प्रस्ताव लाया गया था। वर्तमान समझौता ज्ञापन में दोनों परियोजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के शहडोल सागर टोला खंड को HAM मोड के तहत पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में अपग्रेड करने के लिए 852 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने आज सिंधु भवन रीवा में संस्कृत भारती द्वारा जनपद संस्कृत सम्मेलन का शुभारंभ किया है। उज्जैन जिले में 1 मार्च को विक्रम व्यापार मेला, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विक्रम व्यापार मेला कहाँ लगा हुआ है। कॉमन सेंस से भी आप विक्रम नगरी उज्जैन को लगा सकते हैं। उज्जैन जिले में ही 1 मार्च को विक्रम व्यापार मेला, इन्वेस्टर समिट और विक्रमोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 22-23 में सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स के लिए सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को चलित शील्ड एवं 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 22-23 में सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन किसे मिला है? सतपुड़ा तापगृह विद्युत सारणी को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए 22-23 का पुरस्कार और अच्छे से जो कार्य का निष्पादन या एग्जीक्यूशन के लिए किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए 22-23 का पुरस्कार संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर के विद्युत गृह क्रमांक 3 को दिया गया है। ठीक है, वहाँ भी कई सारे स्टेशन जिसमें से 3 नंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर के, जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। उज्जैन के दशहरा मैदान में 1 मार्च से शुरू होने उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला 24 की तैयारियां व्यापक स्तर की जा चुकी है। अब ये हम समाचार बाद में आप लोगों के सामने रख रहे हैं, इसलिए की जा रही लिखा हुआ है। मैं PPT बहुत पहले बना चुका था। इस वर्ष व्यापार मेले में 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर समिट भी होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित PM यशस्वी योजना में पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति के विद्यार्थियों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन योजना में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अनुमति बढ़ाई गई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार सिलेबस से हमारे जुड़ा हुआ है पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ जनजाति, अर्ध घुमक्कड़ जाति के संबंध में। तो इसके लिए एक ये जो योजना है
क्या है? टॉप क्लास एजुकेशन योजना। किसके लिए है? पिछड़ा वर्ग है, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति के विद्यार्थियों के लिए है टॉप क्लास एजुकेशन योजना, छात्रवृत्ति के लिए है ये। ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। सॉरी, PMSSY योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना? योजना का नाम क्या है? PMSSY योजना है, जिसमें कितने कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? पिछड़ा वर्ग है, विमुक्त है, घुमक्कड़ है, अर्ध घुमक्कड़ है। PMSSY योजना, इतनी सारी जातियां इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके लिए टॉप क्लास एजुकेशन योजना बनी हुई है, ये छात्रवृत्ति के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय PM जनमन, आप लोगों को याद होगा इस फर्स्ट लेक्चर जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था PM जनमन योजना के बारे में। तो वही है कि आदिवासी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे हम PM जनमन कहते हैं, उस प्रारंभ करके विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत किया गया है। इससे प्रदेश के 23 जिलों की, हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया? 23 जिलों की 4597 बसाहट में से निवास करने वाले विशेषकर से कौन सी जनजाति? बैगा, भारिया, सहरिया, जो हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? बैगा, भारिया, सहरिया है। इन्हीं जनजातियों पर विशेष फोकस किया गया है कि जो ये है, इनके 11 लाख से अधिक जो भाई बहन लाभान्वित होंगे, मतलब 11 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। वही है जो इनमें बेसिक अधोसंरचना, इनके घर में न बिजली पानी इन सब की व्यवस्था नहीं है, वो उसको विशेष तौर पे इन जनजातियों के घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य PM जनमन में रखा गया था। तो प्रदेश के 23 जिलों में 4597 बसाहट में 11 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति इससे लाभान्वित होंगे। कौन कौन सी जनजाति हैं? अपने बैगा, भारिया, सहरिया। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है सिकल सेल एनीमिया। आपके मेंस में तो अलग से ये टॉपिक ही डाल दिया है, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल रोग के साथ 2047 के बाद कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेगा, ऐसा राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी ने कहा है। तो सिकल सेल एनीमिया कब खत्म होगा? 2047 में खत्म होगा। देश को सिकल सेल रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग मोदी जी ने प्रदेश के किस जिले से की है? ध्यान रखिएगा, शहडोल जिले से की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि विशेष रूप से इस टॉपिक को ही जोड़ा गया है, तो डायरेक्ट पूछ सकता है किस जिले से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। संरक्षित खेती की नई तकनीकी से फसल उत्पादन दुगना हो सकता है, उद्यानिकी मंत्री कुशवाहा जी ने कहा है। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 390 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। सीधे प्रश्न यही बनेगा, उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कितना है? आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में भी यही आंकड़ा है। आप इसे एकदम याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा कि संरक्षित खेती नहीं, ये उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कितना है? 390 लाख मैट्रिक टन है। मध्य प्रदेश बना उद्यानिकी फसल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य। उद्यानिकी फसलों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदेश में 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ 30 जनवरी को भोपाल जबलपुर वैध कार्यक्रम में शिलान्यास किया है। कितने किलोमीटर की नेशनल हाईवे हैं? 724 किलोमीटर की लंबी है, 24 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर होगी। NH46 के अयोध्या बाईपास खंड का 6 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा, तो आपको ध्यान देना है NH46 अयोध्या बाईपास से संबंधित है। 146B के शाहगंज से बाड़ी खंड का 4 लेन चौड़ीकरण, NH552 के मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से श्योपुर गोरस का 2 लेन सड़क निर्माण, NH752C पर सुजालपुर बाईपास का 2 लेन सड़क निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आप लोग नेशनल हाईवे के नाम थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, NH552 विस्तारित पर अटेर भिंड बाईपास का 2 लेन सड़क निर्माण, NH552 के गोरस से श्यामपुर मार्ग का 2 लेन सड़क निर्माण, NH56 के दाहोद गुजरात सीमा से अम्बुआ खंड का 2 लेन सड़क निर्माण, NH347 मुल्ताई से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा तक का 2 लेन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, NH नेशनल हाईवे आप जो है अधोसंरचना, सड़क अधोसंरचना के अंतर्गत इसको याद रख सकते हैं, फिर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार पैनी नज़र से देख लीजिएगा।
NH 539 के टीकमगढ़ झांसी तट पर स्थित जामनी नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। चदिया घाटी से कटनी बाईपास तक का 2 लेन सड़क मार्ग का काम किया गया है। NH 339 के बमीठा से खजुराहो हिस्से का 4 लेन चौड़ीकरण कार्यों का लोकार्पण एवं गुलाबगंज बाईपास से बरना नदी तक का 2 लेन सड़क उन्नयन का कार्य किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बरना नदी से केन नदी तक 2 लेन सड़क निर्माण किया जाएगा। शहडोल से सागर टोला तक के 2 लेन उन्नयन किया जाएगा। NH 44 मध्य प्रदेश के ललितपुर सागर लखनऊ। फिर कुल 23 VUPs पुल सर्विस रोड का निर्माण NH 44 के सुकतारा खुरई और खवासा में कुल 3 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे चलते हैं। निपुण भारत की प्रगति के अध्ययन के लिए फरवरी में होगा सर्वे में कक्षा 2 एवं कक्षा 3 के बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता का होगा परीक्षण। प्रदेश में सत्र 25-26 तक कक्षा 3 तक के बच्चों के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 के अंतर्गत ये सारे काम किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास 22-23 में नवंबर 22 में सर्वे कर किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महिला आयोग नई दिल्ली और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सी इज़ अ चेंज मेकर विषय पर नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायतों की महिला जनप्रतिनिधियों के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 जनवरी को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में आरंभ हुआ है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान किसके सहयोग से सी इज़ अ चेंज मेकर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया था? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्विभागीय समन्वय एवं जागरूकता से फाइलेरिया को जड़ से खत्म करें, शुक्ला जी ने कहा है। उप मुख्यमंत्री ने स्टेट टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के 12 जिले छतरपुर, दतिया, कटनी, पन्ना, उमरिया, रीवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, सतना, छिंदवाड़ा और दमोह में ये सब फाइलेरिया से प्रभावित जिले हैं। फाइलेरिया उन्मूलन मिशन में अब तक के 42 ब्लॉक में से 7 ब्लॉक में MDA का सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है। वर्ष 24 में शेष 35 ब्लॉक में MDA क्रियान्वयन किया जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइलेरिया संक्रमित मच्छर क्यूलेक्स के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। फाइलेरिया क्या है? संक्रमित मच्छर से फैलती है, वो भी क्यूलेक्स के द्वारा फैलने वाली यह बीमारी है। यह बीमारी एक धागे के समान कृमि बुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई से होती है। ठीक है, तो फाइलेरिया संक्रमित मच्छर जिसे हम क्यूलेक्स कहते हैं, इसके द्वारा फैलती है। यह बीमारी एक धागे के समान कृमि बुचरेरिया कृमि से फैलने वाली रोग है ये, जिसका नाम कृमि बुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई से होता है। प्रदेश में फाइलेरिया बीमारी संक्रमण के लिए क्यूलेक्स क्विफेसिएटस प्रमुख वाहक मच्छर है। तो इसके लिए वाहक मच्छर क्या है? इसका नाम क्या है? क्यूलेक्स क्विफेसिएटस प्रमुख इसका वाहक मच्छर है। यह मच्छर सामान्यतः गंदे और रुके पानी में प्रजनन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइलेरिया बीमारी के प्रमुख लक्षण जैसे प्रारंभिक अवस्था में लगातार बुखार आना। प्रभावित अंग कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? पैर हो गया, हाथ हो गया, अंडकोश, स्तन में दर्द और सूजन होता है जो कि धीरे धीरे हाथी पाँव के समान हो जाता है। संक्रमण के 8 से 10 वर्षों के बाद भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग MDA जो अभी इससे पहले हमने देखा था, उसका फुल फॉर्म क्या है MDA का? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन गतिविधियों की जा रही है। MDA में प्रत्येक वर्ष में एक बार 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती माताओं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़ करके जन समुदाय को निर्धारित मात्रा में DEC का फुल फॉर्म क्या है भाई? डाई इथाइल कार्बमैजीन एवं एल्बेंडाजोल दवा का सेवन कराया जाता है। इन सभी को अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, ऐसे ही फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नवीन नीति के अनुसार चिन्हित जिलों में इन 2 दवाओं के साथ आइवरमेक्टिन दवा का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसे IDA का नाम दिया गया है। MMDP में लिम्फेडिमा से ग्रसित रोगियों को उनके स्वास्थ्य लाभ और बेहतर जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मेडिकल किट प्रदान किया जाता है। इसी तरह हाइड्रोक्सिल से ग्रसित रोगियों को चिन्हित करते हुए उनके निःशुल्क शल्यक्रिया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। राज्यपाल श्री पटेल जी राजभवन के संदीपनी सभागार में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 101वीं बैठक को संबोधित कर रहे हैं और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी वहाँ पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन किया गया है।
मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति कौन सी चल रही है? 2022 चल रही है। संशोधन के अनुसार मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। घरेलू आयोजन में सहभागिता पर प्रति आयोजन पर किए गए व्यय का 75% अधिकतम 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति एवं देश से बाहर के आयोजन में सहभागिता करने पर प्रति आयोजन व्यय का 75% अधिकतम 1,50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक बार तथा पूरे जीवन काल में अधिकतम 2 बार सहायता दी जाएगी। लगभग 2 दशक से लंबित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना मोदी जी की पहल से मूर्त रूप ले सकेगी। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले, पूरी राजस्थान 13 जिले लाभान्वित होंगे। उन्होंने जानकारी दी है। ये परियोजना की लागत कितनी है? 75,000 करोड़ रुपए। इस परियोजना में राज्य का अंश मात्र 10% है। 90% की राशि केंद्र शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। 75,000 करोड़ रुपए है। राज्य और केंद्र की सहभागिता दर कितनी है? राज्य 10% देगा और केंद्र शासन जो 90% देंगे। डॉक्टर यादव ने कहा केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 24 में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 तमिलनाडु में होगा। कहाँ पर हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अर्जित किए थे कितने पदक? 3 रजत पदक। खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। 30 जनवरी 24 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 तमिलनाडु में मध्य प्रदेश के शूटिंग, स्कीट, तैराकी और थांगता खेल के खिलाड़ियों ने खेल कौशल का अच्छा प्रदर्शन कर एक रजत पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मध्य प्रदेश के शूटिंग स्कीट खेल में जीता 1 रजत पदक। 30 जनवरी 24 को मध्य प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ियों में शूटिंग में कुमारी वंशिका तिवारी और उदय मान सिंह राठौर की जोड़ी ने स्कीट मिक्स्ड इवेंट में अपने खेल कौशल से सटीक निशाना साधकर 1 रजत पदक अर्जित किया है। तो किसने जीता है? कुमारी वंशिका तिवारी और उदयमान सिंह राठौर ने। इन्होंने स्कीट शूटिंग खिलाड़ियों में अपनी ये है, इस शूटिंग स्कीट खेल में 1 रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक तेलंगाना के खिलाड़ियों में युवेक बटुला, वेंकट लक्ष्मी लक्कू ने और कांस्य पदक पंजाब के खिलाड़ी जोरवार एस वेदी, ऋषम गुरेन ने प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से उपस्थित होऊंगा। जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे और जल्द ही 1-2 दिन में हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देंगे। जहाँ तक मेरा उम्मीद है इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अगर करंट अफेयर मध्य प्रदेश से आता है तो। जय हिंद, जय भारत।